ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। ओम। तो आज हम पांडुलिपि विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे कि पांडुलिपि विज्ञान क्या है, और उसके साथ साथ लिपियों के विषय में भी बताएंगे, क्योंकि पांडुलिपि में पांडुलिपि भी शब्द का प्रयोग है, इसलिए लिपियों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि पुस्तकें हमारे ज्ञान का भंडार हैं, वैसे ही पांडुलिपियां भी हमारी भारतीय वैदिक सनातन सांस्कृतिक संपदा के ज्ञान का अखंड भंडार है। भारतीय संस्कृति में श्रुति परंपरा के साथ साथ लेखन की परंपरा भी आदिकाल से निरंतर चली आ रही है। प्रायः दृष्ट साहित्य अर्थात विशेष रूप से वेद को हम दृष्ट साहित्य में मानते हैं। तो वेद हमें श्रुति परंपरा से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए वेदों का कोई रचयिता नहीं है, क्योंकि निरुक्तकार यास्क आचार्य भी कहते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, कि ऋषि लोग जो हैं मंत्रों के दृष्टा हैं। उन्होंने योग बल के द्वारा दिव्य दृष्टि से मंत्रों को सुना और सुन करके ही उनको प्राप्त किया। तो इसलिए ऋषियों के को हमने मंत्र दृष्टा कहा है, रचयिता नहीं। धर्म का साक्षात्कार करने वाले वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि हुए। ऋषि वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, न कि रचयिता। कुछ लौकिक जन ऐसा कहते हैं कि वेद ऋषियों ने ही बनाए, रचे, परंतु यह सत्य नहीं है। कुछ विद्वज्जन वेदों को एक पुस्तक मानते हैं कि जी वेद एक पुस्तक है, लेकिन ये भी उचित नहीं है, क्योंकि वेद की संहिता आदि पुस्तक तो वेद का एक लघु काय, बहुत छोटा सा रूप है, जबकि वेद तो संपूर्ण भारतीय सनातन संस्कृति और आर्य धर्म के मूल हैं। इन्हें एक पुस्तक कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि महाराज मनु ने अपनी मनुस्मृति में विशेष रूप से आरंभ में ही कहा है, वेदो खिलो धर्म मूलम, कि संपूर्ण वेद हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का मूल है, जड़ है, अर्थात आधार है। उसी के ऊपर हमारी पूरी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। जिन्होंने वेद मंत्रों को श्रुति परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त किया, वे ही मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, और इन्होंने ही मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद रूप वेद को मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने शिष्यों को श्रुति परंपरा से पढ़ाया, और उसी परंपरा में शिष्य उनको गुरु मुख से श्रवण करके कंठस्थ करते रहे हैं। तो हमारी जो गुरुकुल प्रणाली है, उसमें गुरु और शिष्य एकदम आमने सामने बैठ करके ही वेद का अध्ययन करते हैं। गुरु श्रवण कराते हैं और शिष्य उसको प्राप्त करते हैं। तो यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जो श्रवण के माध्यम से चल रही है। इसीलिए वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। तो अब लोग ये कहते हैं कि ये तो श्रुति परंपरा से ही आया है वेद, तो लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं। पहले भी युग में राजा महाराजाओं के समय पर हम लोग सुनते थे कि परस्पर संदेश पत्र के द्वारा जाया करते थे। तो पत्र एक कपड़े के गोलाकार में लपटा हुआ इस तरह की का एक पट्ट होता था, तो उसमें उसको लेकर के जाते थे, तो वहां जाकर के उसको खोल करके पढ़ते थे। तो अगर लेखन की परंपरा नहीं होती
तो कैसे वो लोग पत्र व्यवहार करते, कैसे चिट्ठियां जाती, तो ये परंपरा पहले से ही है। फिर भी चलो ये तो सुनी हुई परंपरा कह सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में एक उल्लेख भी मिलता है, एक कथानक भी मिलता है कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, तो हनुमान जी जब उनको खोजते हुए गए हैं, तो वहां पर उन्होंने पहचान की दृष्टि से वो भगवान राम के द्वारा दी हुई अंगूठी वहां पर गिराई थी, जिसको देख करके ही सीता जी उसको समझ पाई कि ये अंगूठी उन्हीं की है, क्योंकि उसके ऊपर राम का नाम भी लिखा हुआ था, राम नाम अंकित था। तो उसी का वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में श्लोक है, राम नामांकितम चेदम पश्य देव्यंगुलीयकम। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हे देवी, ये राम नाम से अंकित अंगूठी को देखो। तो लेखन की परंपरा थी, तो इसीलिए अंगूठी पर राम नाम लिखा हुआ था। इसी का एक उदाहरण और भी देते हैं कि जब सेतु बांध बनाया गया था रामेश्वरम में लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो उस समय भी जब पत्थरों को जोड़ा गया था, तो उन पर भी श्री राम का नाम लिखा हुआ था। तो जब हम देखते हैं महाभारत की रचना हुई है, तो वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत लिखने के लिए ढूंढा गया कि कोई अच्छा सा लेखक मिले। तो इसके लिए गणेश जी का ही प्रस्ताव आया। तो गणेश जी को निवेदन किया गया कि आप महाभारत का लेखन करेंगे, ऐसा व्यास जी ने निवेदन किया। तो जब गणेश जी को कहा गया, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं स्वीकार तो तभी करूंगा कि जब मेरी भी शर्त है, क्या, कि मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, अर्थात इस गति से आपको बोलना है कि मैं लिखता रहूं, रुकना नहीं है बीच में। तो उसी के संबंध में एक श्लोक है वहीं पर महाभारत के आदि पर्व में कि श्रुत्वै तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनम क्षणम लिखतो नावतिष्ठेत तथा श्याम लेखको ह्यहम। तो इसमें वो कहते हैं गणेश जी, विघ्नेशः एतत् श्रुत्वा प्राह, ऐसा सुनकर के, उनका निवेदन सुन के व्यास जी का, गणेश जी, विघ्नेश जो गणेश जी हैं, वो कहते हैं कि यदि मैं लेखनम, मेरा लेख क्षण भर भी न अवतिष्ठेत, लिखते हुए क्षण भर भी न रुके, तभी मैं लेखक पद को स्वीकार करूंगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक है। तम व्यासोप्युवाच तम देवम अबुद्ध्वा मां लिखक क्वचित ओम इत्युक्त्वा गणेशोपि बभूव किल लेखकः। तो व्यास जी ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन आप अबुद्धा मां लिखक क्वचित, बिना जाने बिना समझे नहीं लिखना कुछ भी, अर्थात गलत नहीं लिखना। तो गणेश जी कहते हैं ओम, ओम इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके गणेश जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और वो लेखक हुए। तो महाभारत में लेखन की परंपरा का ये सटीक उदाहरण दिया हुआ है, आदि पर्व में है। तो इसलिए लेखन की परंपरा तो आदि काल से चली आ रही है। इसके बाद ही हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में सभी लोग सुनते हैं कि वहां पर अभी भी बहुत अवशेष प्राप्त होते हैं, और वहां की सिंधु घाटी की कोई लिपि भी है जिसमें चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु घाटी की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है, लेकिन विद्वान लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लेखन की परंपरा है, तभी वहां लिखे हुए हैं, दीवारों पर लिखे हैं, और बर्तनों पर, पात्रों पर लिखे हुए हैं, पत्थरों पर लिखे हुए हैं। इस तरह से लेखन के बहुत से प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं। तो लेखन की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से है। इसलिए ये मैं थोड़ी सी चर्चा लेखन के विषय में भी कर रहा हूँ, क्योंकि लिपि का भी वर्णन देने के कारण। इसके साथ साथ भगवान बुद्ध और महावीर के उपदेश भी
श्रवणों के माध्यम से सुन सुन करके ही लिखे गए थे, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने उनको लिपिबद्ध भी किया है। तो लिखने की परंपरा भी रही है और सुनने की परंपरा भी है। दोनों ही परंपरा पहले से ही चली आ रही है, क्योंकि महावीर के उपदेश वगैरह को बहुत से ग्रंथ लिखे हुए हैं, सूत्र ग्रंथों में, ललित विस्तर आदि ग्रंथों में ब्राह्मी आदि 64 लिपियों का वर्णन भी मिलता है। तो लिपियों का वर्णन ही स्पष्ट करता है कि लिखने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसलिए ग्रंथ लेखन की परंपरा पुरातन काल से शाश्वत चली आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी मैं कई उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में, 16 संस्कार सभी लोग जानते हैं। तो उसमें एक नामकरण संस्कार भी होता है। तो नामकरण में बच्चे का नाम 5 नाम लिखे जाते हैं। तो उन नामों को बताने इससे पहले हम उनको एक किसी कपड़े पर, पट्ट पर या थाली में, कांस्य के पात्र में लिख करके उसकी प्रतिष्ठा भी करते हैं। तो ये वैदिक परंपरा तो बहुत पहले से ही चल रही है। तो लिखने का नामकरण में भी इसका प्रयोग, इसके 3 वर्ष बाद, 3 या 5वें वर्ष में अक्षरारंभ संस्कार भी होता है। तो अक्षरारंभ संस्कार में भी अक्षर लिखना सिखाया जाता है बच्चे को। तो यहाँ भी अक्षर लेखन की परंपरा है। तो इसलिए लेखन की परंपरा सदा से चली आ रही है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा लेखन के विषय में भी आपको बताना था। तदनंतर सामान्य संस्कृत साहित्य के लेखन की परंपरा तो चल ही रही है। ग्रंथों के रचयिता जो लेखक होते थे, वो लोग पहले अपनी एक पुस्तक लिखते थे। तो उस पुस्तक को जो मूल लिखते थे वो स्वयं अपने हाथ से ही लिखते थे, और उसके बाद फिर उनकी लिपि, प्रतिलिपि वगैरह की जाती थी उनकी, क्योंकि पहले लिखने की परंपरा भी थी, ये मुद्रण की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो हमारे ग्रंथ सब हस्तलेखन में ही प्राप्त होते थे। तो इस स्थिति में ही जो हम हाथ से लिखते थे उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं। तो अब हम पांडुलिपि पर ही आते हैं। तो पांडुलिपि क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि पांडु और लिपि 2 शब्द हैं उसमें। पांडु कहते हैं पीला, जैसे किसी किसी को जॉन्डिस हो जाता है नहीं, पीलिया रोग, तो उसी को का नाम पांडु भी है। और लिपि माने अक्षर लिखने की प्रक्रिया, अक्षर लिखने का रूप। तो पांडुलिपि माने जिसमें हम अक्षरों को लिख करके अपने ग्रंथ तैयार करते हैं, तो वही ग्रंथ रूप पांडुलिपियां होती थी पहले। तो उन्हीं को हम पांडुलिपि भी कहते हैं, पांडु ग्रंथ भी कहते हैं। उन्हीं को हम हस्तलेख भी कहते हैं, क्योंकि हाथ से लिखते थे। और उसी को ही मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो मैन्युस्क्रिप्ट में भी 2 शब्द हैं। मैन्यू मैन्यू मतलब मैनुअल, और स्क्रिप्ट माने लिपि या लेखन। पांडुलिपि माने, पांडु शब्द पुराने का विवाचक है, क्योंकि जब पुरानी चीज हो जाती है तो वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि पुराने पत्रे रखे हुए वो पीले पड़ जाते हैं बिल्कुल। तो उस स्थिति में पांडुलिपियों का रूप भी पीलापन पर आ जाता है। तो इसलिए भी उसका नाम पांडुलिपि है। प्रारंभ में जब हम लोग पांडुलिपि के विषय में नहीं जानते थे, तो हम ये सोचते थे ये भी कोई लिपि होगी, लिखने की रूप, जैसे और लिपियां हैं, शारदा, ग्रंथ, देवनागरी आदि लिपियां हैं, तो ऐसे ही समझते थे। लेकिन जब हम यहाँ पांडुलिपि के क्षेत्र में आए, तभी हमको पता पड़ा कि नहीं, पांडुलिपि तो एक ग्रंथ का रूप है। तो इस तरह से ये पांडुलिपि एक ग्रंथ का ही रूप है। आजकल के युग में हम पांडुलिपि उसको भी कहते हैं जो प्रेस में जाने से पहले तैयार करते हैं, उसका भी नाम पांडुलिपि ही है।
तो उसको भी हम मैन्युस्क्रिप्ट ही कहते हैं, क्योंकि वो भी पहले हाथ से ही लिखी जाती है, उसके बाद फिर उसको टाइप करते हैं। तो इस प्रकार से ये पांडुलिपि का एक रूप है। तो इसी प्रकार पुराने समय में लिखे हुए इन पांडुलिपि ग्रंथों के पत्र भी रखे रखे पीले पड़ जाते थे, इसीलिए इन्हें हम पांडुलिपि या पांडु ग्रंथ या मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जानते हैं। अब मैं एक रूप और बताता हूं, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट की जो स्पेलिंग है MANU, मतलब मनु, उसको हम एक सामान्य रूप से लेते हैं। और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को अगर, जैसे अंग्रेजी में कई वर्ण साइलेंट होते, शांत होते, तो ऐसे ही अगर हम उसको पी को साइलेंट कर देते हैं तो मनुष्कृत ये उच्चारण में आता है, मनुष्कृत। तो मनुष्कृत माने मनुष्य के द्वारा किया गया, लिखा गया। तो इस तरह से भी ये बिगड़ करके अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द पहुंचा होगा किसी भी तरह से। तो ये ही पांडुलिपियां हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में हमें आज भी उपलब्ध होती हैं, जिनको लिखने के लिए लेखक या लिपिकार होते थे। तो पुराने जो विद्वान पंडित होते थे वो तो एक ही प्रति लिखते थे, लेकिन उनकी कॉपी करने के लिए लिपिकार, लेखक जिनको कहते हैं, तो लेखक से यहाँ पर हमारा तात्पर्य लिपिकार से ही है। उसको ऑथर ना समझें, जैसे लेखक हम ऑथर को भी कहते हैं, तो यहाँ पर लेखक का अर्थ लिपिकार से ही है। तो इसी तरह से लेखन का भी एक व्यवसाय रूप भी बन गया था। तो लेखन की एक परंपरा भी थी, और कायस्थ जो होते थे, विशेष रूप से कायस्थ नाम की एक वर्ग है, जाति है, तो वो लोग लेखन का ही कार्य करते थे, जिनको लिपिक भी कहते हैं। वो चित्रगुप्त के वंशज हैं, भगवान विष्णु के जो लेखक होते थे वो चित्रगुप्त ही थे, तो उन्हीं के वंशज हैं जो लेखन का ही कार्य करते थे। तो वो लोग पांडुलिपियां लिखने का कार्य किया करते थे। तो इसी तरह से पांडुलिपि लेखन का क्रम शुरू होता है। तो अब हम पांडुलिपियों के कुछ प्रकार बताएंगे आपको, कि पांडुलिपियां कितने प्रकार की हैं, कैसे कैसी हैं। तो पांडुलिपियों के लेखन के जो प्रकार हैं उनको हम कहते हैं आधार या आसन। उसी को हम लिप्यासन भी कहते हैं, लिपि का आधार, कि किस पर लिखते थे। तो लिपियों के आधार, पांडुलिपियों के आधार, पांडुलिपियां किन पत्रों पर लिखते थे। तो विशेष रूप से प्रायः सभी जगह पत्र माने कागज, पेपर पर लिखने की परंपरा तो रही ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे पत्र थे जिन पर लिखने की परंपरा रही। जैसे दक्षिण में ताल पत्र, पाम लीफ जिसको कहते हैं, ताल पत्र पर भी लिखते थे। ऐसे ही उत्तर भारत में, जैसे कश्मीर या इधर उत्तराखंड में हिमालय की, उसमें भोजपत्र होता है, तो भोजपत्र पर भी लिखते थे। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर में, ये आसाम, मेघालय वगैरह, उधर एक सांची पत्र, अगरू पत्र होता है, तुला पत्र भी होता है, तो उस पर भी लिखते थे। तो ये लिखने के हमारे आधार हैं। और काष्ठ फलक माने लकड़ी की बनी हुई तख्तियां टाइप में, उन पर भी लिखे जाते थे। वस्त्र पर, वस्त्र पर भी लेखन की परंपरा थी, तो उन पर भी लिखते थे। चर्म और चमड़े पर भी लिखते थे। इसी तरह से पाषाण, पत्थरों पर भी लिखा जाता था। मृण्मय पात्र, मिट्टी के पात्रों पर भी लिखने की परंपरा थी। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पर, स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्र पर, इन सभी पर और अन्य धातुओं पर भी लेखन की परंपरा थी, जो कि बहुत से शिलालेख वगैरह मिलते हैं इन्हीं पत्रों पर। राजाओं के दस्तावेज वगैरह भी इस तरह के मिलते हैं, तो पत्रों पर। तो बहुत सी लेखन की इस तरह की परंपराएं थी, जिनको हमने दो भागों में बांटा है, कोमल आधार और कठोर आधार। तो कोमल आधार में जो हम लेते हैं
उसमें पेपर पत्र, ताड़पत्र, पामलीफ, भोजपत्र, वृक्षवार्क, सांची पत्र, अगरू, तुलापत्र, ये काष्ठफलक, वस्त्र और चर्म इत्यादि, ये हमारे मृदु आहार हैं, कोमल आधार। इनमें हम कलम से, स्याही से लिखते थे। तो स्याही से लिखने के कारण ये कोमल आधार कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें हम ब्रश से भी लिख सकते हैं, कलम से भी लिख सकते हैं, मृदु आधार है। और कठिन आधार माने जो कड़ाई से लिखे जाते थे, जैसे पाषाण, पत्थर पर खुदाई होती थी। ऐसे ही मिट्टी के पात्रों पर भी, ताम्र पत्र पर भी यंत्र वगैरह भी बनाते हैं तो खोद खोद करके ही बनाते हैं। ऐसे ही स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्र पर, ये हमारे कठोर आधार थे, कठिनता के आधार। तो इन पर लिखने की ये परंपराएं हैं। तो इस प्रकार से लेखन के ये दो रूप हमें मिले, आधार रूप। अब इसी में ही हम, इसी समय पर जब हम कठिन और मृदु आधार को लेते हैं, तो उसी में ही हमें दो लिखने की धातुएं मिलती हैं, लिप और लिख। लिप का अर्थ है लेपन करना। तो जैसे हम ब्रश से लेपते हैं तो उसको हम लेपन कहते हैं। तो लिप धातु से, इसलिए पांडुलिपि में लिपि शब्द जो बना है वो उसी के कारण से है, लेपन के कारण से। क्योंकि स्याही से भी हमारा वो लेपन ही है, चाहे हम कलम से लिखें और चाहे पेन से लिखें या किसी से भी, तो या ब्रश से भी हम लिख सकते हैं। तो ये लेपन की प्रक्रिया है, इसलिए पांडुलिपि में लिपि शब्द जो है वो मधुर, मतलब मृदु आधार की दृष्टि से बहुत उचित है। और लिख धातु का प्रयोग जो है, लिख माने लेखना। लिखना क्या, जैसे खेत में हल चलाते हैं उसको भी लेखन ही कहते हैं। तो ऐसे ही जो खोद करके लिखा जाता है तो उसको हम लेखन कहते हैं। तो पाषाण पत्थरों पर, ताम्र पत्रों पर, रजत पत्रों पर, इन सब पर जो है खोद करके लिखा जाता है, जिसमें गड्ढे से हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक ताड़ पत्र भी है, जिस पर हम दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं। उसमें हम कील से खोद करके भी लिखते हैं। अधिकतर दक्षिण भारत में कील की तरह ही एक शलाका होती है, उस शलाका से उसमें खोद खोद करके लिखते हैं ताड़ पत्र पर। तो ये ताड़ पत्र की जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनको हमने उसी कील से ही लिखते हैं, और उसमें फिर बाद में काली इंक भरी जाती है। तो कठोर आधार, कठिन आधार का जो विशेष रूप से लेखन का क्रम है वो लिख धातु का ही प्रयोग है वहां पर। इस तरह से ये हमें दो आधार मिलते हैं, दो धातुएं मिलती हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम लिखने की और लेपन की प्रक्रिया करते हैं। तो प्रायः मृदु आधार में लेपन की प्रक्रिया प्रचलित है, केवल ताड़ पत्र को छोड़कर, क्योंकि कूर्चिका या कलम से मसी के द्वारा ही लिखने की परंपरा प्रचलित है उसमें। परंतु ताल पत्र पर हम दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं, दोनों ही संभव हैं कि ताल पत्र पर हम कलम से भी लिख सकते हैं, और वो जो लोहे की शलाका, लौह शलाका है, उससे भी वर्णों का हम उल्लेखन, उल्लेखन माने उत्कीर्ण, उत्कीर्ण करना, खोदना एक प्रकार से। तो अक्षरों को खोद के लिखा जाता है। तो उस उत्कीर्ण भाग को फिर बाद में हम काली मशी से, स्याही से पूर्ण कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया लेखन की और लेपन की है। तो पांडुलिपि और हस्तलेख दोनों का इसमें समावेश होता है। तो पाषाण आदि कठिन आधारों पर खैनी आदि लोहे के यंत्रों से वर्णों का उल्लेखन या उत्कीर्णन किया जाता है। उस उत्कीर्ण भाग को ही वहां भी हम उसमें काली स्याही भरते थे। जैसे शिलान्यास के शिला वगैरह लगते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि काली स्याही भरी जाती है। तो उसी तरह से उसमें भी मसी का प्रयोग हो जाता है। तो ये लेखन की परंपरा है। और पर यह है कि जितने भी लेखन की प्रक्रियाएं हैं वो हम पाषाण आदि, मतलब अभिलेख आदियों के प्रयोग में है। क्योंकि जितने भी कठिन, कठोर आधार हैं उनमें हम
यंत्र इत्यादियों में, अभिलेख इत्यादियों के लिखने के काम में ही आए हैं, उनमें पांडुलिपियां नहीं है। तो इसीलिए लेपन और लेखन के रूप में जो हमें दो धातुएं मिली हैं, इसी कारण पांडुलिपि और हस्तलेख के भी दो रूप, दो नाम हमें प्राप्त होते हैं। परंतु अंग्रेजी में केवल एक ही नाम है, मैन्युस्क्रिप्ट। उनके यहाँ शब्दों का अभाव है और हमारे यहाँ शब्दों का अखंड भंडार है। इसलिए बहुत से प्रकार की पांडुलिपियां हैं। तो उनमें पांडुलिपियों के भी बहुत प्रकार हैं। तो अब उसको हम जैसे आधार के आकार के आधार पर पांडुलिपियां छोटी बड़ी सब तरह की होती हैं। तो उसमें तालपत्र हैं, तो तालपत्र में भी श्रीताल खरताल होते हैं। तो उसमें भी श्रीताल छोटे आकार में होता है और खरताल जो है बड़े लंबा आकार का होता है। और बहुत से और भी कई आकार होते हैं इसमें, गंडी वगैरह, मुष्टि, और कई प्रकार की पांडुलिपियां पाई जाती हैं। अब इस प्रकार से पांडुलिपियों के साथ साथ वो बहुत सी लिपियों में भी होती हैं। तो कुछ हम लिपियों का भी वर्णन चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से लेखन की प्रक्रिया के साथ साथ जब लिपियों का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें कौन कौन सी लिपियां थीं, और वे लिपियां आजकल हमें उपलब्ध नहीं होती हैं, पुरानी लिपियां तो। लेकिन इस समय की लिपियों की जननी के रूप में एक हमें ब्राह्मी लिपि प्राप्त होती है, जो करीब 2,500 या 3,000 वर्ष पुराने समय की है, उपलब्ध होती है। क्योंकि इससे पुराने हमारे पास कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। वो भी मौर्यकालीन सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होता है ये ब्राह्मी लिपि का लेख। तो यह भी बहुत से रूपों में परिवर्तित और विकसित होती हुई गुप्त काल में ईसवी सन की 3वीं 4वीं शताब्दी तक रही है। तो उसमें सभी लेख जितने भी हैं वो ब्राह्मी के ही हैं। और उसके बाद फिर 6वीं 7वीं शताब्दी तक कुटिल लिपि का प्रयोग हुआ है। और कुटिल लिपि के बाद ही जो आज हम प्रयोग करते हैं उन लिपियों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो कुटिल लिपि की समाप्ति के बाद 7वीं 8वीं शताब्दी में नागरी और शारदा लिपि का उद्भव हुआ, वो भी कुटिल लिपि से ही हुआ। तो शारदा लिपि और नागरी लिपि, नागरी के भी दो रूप हमें प्राप्त हुए, एक देवनागरी और एक नंदी नागरी। देवनागरी वही जो हम आज लिखते हैं। वैसे इसका भी प्राचीन रूप पहले कुछ अंतर था। जैसे आप देखते हैं, आकार दो प्रकार के मिलते हैं हमारी देवनागरी में। तो एक पुराने प्रकार का आकार भी है जो पा बना करके बनाया जाता है, तो देवनागरी। और नंदी नागरी जो है वो दक्षिण भारत में गई। तो इस तरह से नागरी के भी ये दो रूप हुए। और इसी के साथ साथ शारदा लिपि जो हमारे कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान तक प्रचलित रही। तो ये 3 लिपि सबसे पहले उदय हुई हैं ब्राह्मी लिपि से। उसके बाद फिर उत्तर भारत में बहुत सी लिपियां हुई। ब्राह्मी लिपि तो प्रायः सर्वत्र ही चलती थी और आगे भी बहुत समय तक उसका प्रयोग होता रहा। परंतु ब्राह्मी लिपि में लिखित पांडुलिपियां नहीं है, क्योंकि इतना अधिक समय हो गया तो उस समय की कोई भी पांडुलिपि नहीं उपलब्ध होती। क्योंकि पांडुलिपियां जो है वो पेपर भी है, वो भी अधिक समय नहीं चलता है। तालपत्र भी बहुत अधिक समय नहीं, ये भी 500-700 वर्ष या अधिकतम 1000 वर्ष तक, बस इससे अधिक नहीं रह पाते। भोजपत्र भी इसी तरह से गल जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं। और ये कपड़े भी और जितने भी हैं सभी लगभग 500-700 साल या 1000 साल तक ही चलते हैं। तो ये पांडुलिपियां
इसलिए हमें पुरानी पांडुलिपियां नहीं मिलती हैं। तो ब्राह्मी में कोई पांडुलिपि नहीं मिलती है। केवल ब्राह्मी में हमें शिलालेख, ताम्र पत्र लेख और इसी तरह के अन्य दीवारों पर, भित्तियों पर लेख, मंदिरों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, और आपके यहाँ तक कि कुछ शिलालेख और इन पर भी मिले हैं, मजार वगैरहों पर भी, मुगल कालीन शारदा के इस तरह के लेख भी मिले हैं। तो ये शिलालेख इत्यादि ही मिलते हैं ब्राह्मी में, पांडुलिपि में नहीं। क्योंकि ये जो पेपर इत्यादि हैं वो सब सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, इसलिए तो अत्यधिक सुरक्षा के उपाय करने पर भी वही 500-700 हजार वर्ष तक की पांडुलिपियां रह पाती हैं। अतः 2000 वर्ष पुरानी पांडुलिपियां मिलनी संभव नहीं है। इसलिए कठोर लिप्यासन वाले शिलालेख, ताम्रपत्र लेख आदि तो हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि पत्थरों में थोड़ा बहुत झड़ तो जाता है लेकिन फिर भी वो बना रहता है। तो पत्थर तो हजारों वर्ष तक चलते हैं। तो इसलिए शिलालेख इत्यादि अभी भी उपलब्ध हैं जगह जगह। जैसे हम दिल्ली में ही देखते हैं, यहाँ पर ही फिरोज शाह कोटला में है, मेहरौली में है, लौह स्तंभ वगैरह। तो इसी तरह से पांडुलिपियां जो है वो हमारे पास लगभग 500 वर्ष तक की लगभग मिलती हैं। इससे पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध नहीं हैं, और अधिकतर 100, 200, 250, 300 साल तक की ही पांडुलिपियां उपलब्ध होती हैं, जो आज भी पांडुलिपियों के पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। और अधिकतर पांडुलिपियां पेपर पर ही हैं। उसके बाद फिर ताड़पत्र पर भी बहुत अधिक पांडुलिपियां हैं, और भोजपत्र पर बहुत कम है। भोजपत्र बहुत जल्दी गलता है, इसलिए पर तो पांडुलिपि बहुत कम ही मिलती हैं देखने को। अभी तक हमने एक आधी पांडुलिपि देखी है, वो भी दर्शन मुश्किल ही होते हैं, केवल चित्रों में ही देखते हैं। हमारे पास जो पांडुलिपियां हैं तो वो भी डिजिटाइजेशन में है, सूक्ष्म चित्रित की हुई, तो उसी रूप में हम भी देख पाए हैं। तो इस तरह से पांडुलिपियों की स्थिति मैंने आप लोगों को बताई। अब पांडुलिपियां जो अनेक लिपियों में लिखी हुई हैं, तो उनके विषय में ही चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मी, नागरी और शारदा के आधार पर भारत के सभी क्षेत्रों में अनेक लिपियों का उदय हुआ। उत्तर भारत में शारदा और देवनागरी के आधार पर चाकरी लिपि, जो हिमाचल की विशेष रूप से है चाकरी लिपि, और उसी के साथ साथ ये गुरुमुखी लिपि भी शारदा से ही आई है, और चाकरी से भी बहुत उसका सामीप्य है। फिर इधर नेपाल में नेवारी लिपि, और उधर बिहार में मैथिली लिपि, बंगाल में बंगला लिपि, आसाम में उड़िया, असमी और उड़ीसा में उड़िया लिपि भी, ये सभी नागरी और शारदा लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं, जिसमें शारदा के का प्रभाव भी कई लिपियों में बहुत अधिक है। जैसे मैथिली और बंगला में भी शारदा का बहुत प्रभाव है। और इसके साथ साथ पश्चिम में भी जो ब्राह्मी के बाद नागरी, नंदी नागरी गई है, तो उसी के द्वारा उधर की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगला इत्यादि लिपियां, और यहाँ तक कि लंका की सिंहली वगैरह, बर्मा की भी बर्मी, और नागरी के जो हमें दो रूप प्राप्त होते हैं, उनमें एक देवनागरी है जो उत्तर भारत में प्रचलित है, और दूसरा रूप दक्षिण भारत में, जिसको नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। तो दक्षिण भारत में नंदी नागरी प्रचलित है। और नागरी के साथ साथ ही शारदा लिपि भी कश्मीर से अफगानिस्तान तक फैली हुई है, और यहाँ तक कि शारदा का प्रभाव तो केरल तक भी गया। केरल और इधर बंगाल तक भी उसका प्रभाव रहा। और लिपियों का विशेष रूप से शारदा का तो बहुत ही नाम है इस विषय में,
क्योंकि शारदा लिपि की विशेषताएं भी बहुत सी हैं, क्योंकि शारदा लिपि तंत्र की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है शारदा लिपि। तो इसलिए शारदा का प्रभाव दूर दूर तक सभी जगह लोग जानते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि शारदा लिपि का पुनः जागरण हुआ है, तो शारदा पर वर्कशॉप बहुत हो रही हैं, तो इसलिए शारदा का भी बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि से ये लिपियां निकली हैं, और ब्राह्मी लिपि से निकलने के बाद भी सभी में पांडुलिपियां लिखी गई हैं, पर ब्राह्मी में कोई पांडुलिपि नहीं मिलती है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के समय की जितनी भी पांडुलिपियां होंगी भी, तो वो प्राय 2500-3000 वर्ष पुरानी होने के कारण से अभी तक सुरक्षित नहीं रह सकी। तो इसलिए वो पांडुलिपियां ब्राह्मी की नहीं हैं, लेकिन और अन्य लिपियों की हमें पांडुलिपियां बराबर मिलती हैं। तो क्योंकि ब्राह्मी में इसीलिए केवल शिलालेख, ताम्रपत्र लेख और अन्य लेख इत्यादि ही मिलते हैं, पांडुलिपियां नहीं। तो ब्राह्मी, नागरी और शारदा के आधार पर फिर सभी क्षेत्रों में अन्य अनेक लिपियों का उदय हुआ। उत्तर भारत में शारदा और नागरी के आधार पर चाकरी, गुरुमुखी, नेवारी, मैथिली, बंगला, असमी, उड़िया, तिब्बती तथा पश्चिम भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, तिगलारी आदि लिपियां उत्पन्न हुई, और उसी क्रम में सिंहली भी दक्षिण के ही क्रम में है। और इसके साथ साथ पश्चिम भारत में भी मौड़ी और गुजराती जो लिपि हैं, वो हमारी देवनागरी और शारदा के आधार पर ही हुई हैं। तो इसी तरह से बर्मा और चंपा वगैरह में भी जो लिपियां हुई हैं, वो भी दक्षिण भारत के ही क्रम में हैं। तो हम इसको दो भागों में करते हैं, तो दक्षिण और उत्तर के क्रम में, तो इन लिपियों का भी एक क्रम बन जाता है, जिसमें नागरी, शारदा, चाकरी, नेवारी, मैथिली, बंगला, असमी, उड़िया, तिब्बती आदि जो, और मौड़ी गुजराती, मौड़ी महाराष्ट्र की लिपि है। तो ये सब उत्तर और पश्चिम भारत की एक क्रम में है। और ब्राह्मी से जो नंदी नागरी की दक्षिण भारत में शैली गई है, तो उसमें ग्रंथ मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और तिगलारी इत्यादि लिपियां हैं। और लंका की सिंहली वगैरह भी है, बर्मा की बर्मी है, चंपा की चाम लिपि है। इन ये भी उसी तरह से उत्पन्न हुई है। क्षेत्रीय लिपियों के उदय के पश्चात इन क्षेत्रीय लिपियों में पांडुलिपियां लिखी जाने लगी, और पांडुलिपि के साथ साथ लिपि का भी बड़ा महत्व हुआ। इसलिए यहाँ हमने थोड़ा सा लिपि की भी चर्चा की। अब हम इन पांडुलिपियों के लिखने की के विषय में भी कुछ चर्चा करते हैं कि पहले जैसे हमने बताया कि मुद्रण व्यवस्था नहीं थी, तो पांडुलिपि लेखन का कार्य होता था। तो उसमें पहले भी चर्चा की है कि लेखक अर्थात लिपिकार लेखन का कार्य करते थे। अब क्योंकि जो विद्वान होते थे वो तो केवल एक ही प्रति लिखते थे, बाकी प्रतियां लिपिकार ही करते थे, लेखक लोग ही करते थे, जिसको अंग्रेजी में स्क्राइब कहते हैं, स्क्राइबर, लेखन का कार्य। तो उनके उन पांडुलिपियों के लिखने का एक व्यवसाय भी बन गया था, जिसमें पांडुलिपियों में अनेक दोष भी आए लेखन के कार्यों में। तो उनके विषय में भी हम चर्चा करते हैं कि पहले पूर्व काल में तो लेखक भी संस्कृत के विद्वान होते थे, शास्त्रज्ञ होते थे और बुद्धिमान भी होते थे, तो लेखन का कार्य शुद्ध होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पठन पाठन कम हुआ, तो उनके अंदर जो ज्ञान था वो ज्ञान का अभाव होने लगा, जिसके कारण से लेखन कार्य में अनेक दोष भी आए हैं। तो इसीलिए
कुछ ग्रंथों में लेखक के विषय में भी बड़ी चर्चा की गई है। तो पांडुलिपियों को जो लिखने वाले होते थे, उसके लिए हमें कैसे लेखक होने चाहिए, कैसे लिपिकार होने चाहिए, उसके विषय में भी चर्चा की है। तो पुराणों में, जैसे मत्स्य पुराण में, तो मत्स्य पुराण में लेखक के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्वदेशाक्षराभिज्ञः सर्वशास्त्र विशारदः लेखकः कथितो राज्ञः सर्वाधिकरणेषु वै। कि लेखक कैसा होना चाहिए? सर्व देशों के, सभी देशों के अक्षरों का जानकार, अर्थात सभी लिपियों का जानकार होना चाहिए। क्योंकि लिपि का अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो पांडुलिपि कैसे लिखेगा? क्योंकि सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी अलग अलग लिपि थी। अब कभी, जैसे आज हमने कोई पांडुलिपि लिखी तो हमने यहाँ शारदा में लिखी, लेकिन वो दक्षिण भारत में जाएगी तो उनको वहाँ ग्रंथ लिपि में चाहिए, उनको वहाँ मलयालम में चाहिए, उनको वहाँ कन्नड़ में, तेलुगु में चाहिए। तो लिपि तभी जानेगा व्यक्ति, तभी एक लिपि से दूसरे लिपि में लिप्यंतरण करेगा। तो इसके लिए बुद्धिमान होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए व्यक्ति, तो शुद्ध करेगा। तो इसलिए उसके गुणों के लिए विशेष रूप से ये कहा गया है, सर्वदेशाक्षराभिज्ञ के, सभी देशों की, सभी क्षेत्रों की लिपियों का ज्ञान होना। और सर्वशास्त्र विशारदा, कि वो एक लाइन में सीधे लिखे, बिल्कुल पांडुलिपियां सुंदर लिखे, तभी ग्रंथ का एक रूप भी अच्छा बनता है। और लाइनें ऊंची नीची ना हो, अक्षर समान होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से उसको लिखना चाहिए। अक्षरान वही लिखे जस्तु लेखक सवर स्मृतः। तो जो सुंदर और समान अक्षर लिखता है वही लेखक श्रेष्ठ माना जाता है। ये मत्स्य पुराण का वचन है। इसी तरह से मेधावी वाक्पटु प्राज्ञ सत्यवादी जितेंद्रिय सर्वशास्त्र समालोकी हेस साधु स लेखक। तो जो लिपिकार है वो मेधावी विद्वान भी होना चाहिए, वाक्पटु भी होना चाहिए, और ज्ञान वाला भी होना चाहिए, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, सर्वशास्त्रों को समान रूप से जानने वाला हो, तभी शुद्ध लेखन का कार्य करेगा। तो ऐसा लेखक होना चाहिए। ऐसे ही अक्षर कैसे लिखने चाहिए? अक्षराणि समशीर्षाणि वर्तुलानि घनानि च परस्परम अलग्नानि यो लिखेत स लेखकः। तो ऐसे ही पांडुलिपि में एक एक अक्षर को बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए, उनके ऊपर की शिरोरेखा साफ आनी चाहिए, अक्षर बिल्कुल मिल नहीं जाने चाहिए, अलग अलग दिखाई देने चाहिए। ऐसे ही राजाओं के यहाँ भी लेखकों की व्यवस्था होती थी, जो उनके बही वगैरह, पत्र वगैरह, सब राजकाज के कार्यों को लिखते थे, रजिस्टरों को सब सारा लेखा जोखा रखते थे। तो उनके यहाँ भी लेखक होते थे। तो उनके यहाँ भी यही स्थिति है कि ब्राह्मणों मंत्रणाभिज्ञो राजनीति विशारदः नाना लिपिज्ञो मेधावी नाना भाषा समन्वितः। तो लेखक अनेक लिपियों का जानकार होना चाहिए, मेधावी, अनेक भाषाओं का भी जानकार होना चाहिए, जिससे उनका ठीक से लेखन कार्य हो। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास वो उल्लेख मिलते हैं। तो ये लेखन की प्रक्रिया चलती थी। तो अब हम आगे बताते हैं किस तरह से पांडुलिपियों में लेखन की प्रक्रिया जो हुई है, उसमें गलतियां, त्रुटियां फिर भी रह जाती थी। तो उन त्रुटियों के विषय में भी चर्चा करते हैं कि जब लेखक बहुत योग्य होते थे तब तो कोई त्रुटियां नहीं होती थी, पर कालांतर में लेखक भी मंदमती और अल्पज्ञ होने लगे तो लेखन में त्रुटियों की भी संभावना होने लगी। यहाँ तक कि यहाँ तक कि जो रचनाकार विद्वान होते थे वो तो अपनी एक ही प्रति लिखते थे, लेकिन जो लिपिकार होते थे वो अनेकों प्रतियां लिखते थे। तो पांडुलिपियों में बहुत दोष होने लगे। तो उन दोषों के कारण से पांडुलिपियों को फिर हमें शोधन भी करने की प्रक्रिया करनी पड़ी, जो उसके विषय में भी हम बताएंगे। तो मूल प्रति तो पहले लेखक की शुद्ध ही होती थी, लेकिन लिपिकारों के द्वारा जो लिखी गई पांडुलिपियां थी उनमें अनेक त्रुटियां होने लगी। त्रुटियों के कारण भी कई हैं, जैसे रचनाकार जो विद्वान होते थे उनका लेख जो है, लेखक मतलब ऑथर का, विद्वानों का लेख उतना सुंदर नहीं होता था।
वैसे भी कहते हैं कि जी विद्वान लोग लिखते नहीं है, बहुत कम लिखते थे, तो इसलिए अक्षर भी उनके टेढ़े मेढ़े बनते थे। तो इस कारण से लेखक वो लिपिकार लोग समझ नहीं पाते थे, तो कहीं जैसा देखा वैसा ही बना दिया, जिसके लिए कहते हैं मक्षिका स्थाने मक्षिका पातः, कि मक्खी के स्थान पर मक्खी लिख देना। तो इस कारण से भी उनमें बहुत सी त्रुटियां होने लगी। लिपिकारों का शास्त्र ज्ञान और बुद्धिमान न होना भी बहुत सी उसमें कमियां आ जाती थी। तो इस तरह से गड़बड़ी हो जाती थी। फिर लिपियों की भी कहीं कहीं जानकारी कम हो, तो लिपियों का जब लिप्यंतरण करते थे तो एक ही अक्षर को दूसरी लिपि में परिवर्तन करने में कभी कभी भ्रम हो जाता था, जिसके कारण त्रुटियां हो जाती थी। फिर लेखन शीघ्र गति से जल्दी जल्दी उनको बहुत पांडुलिपियां लिखनी होती थी, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी लिखते थे, तो उसमें भी कुछ वर्ण छूट जाते थे, कुछ शब्द छूट जाते थे, कुछ पंक्तियां छूट जाती थी। तो इस कारण से उनमें बहुत सी त्रुटियां हो जाती थी। तो मूल या पूर्व प्रति में कभी कभी कोई अक्षर टूट गया या पत्र टूट गया, तो छूट गया, तो उस स्थिति में भी वो पाठ छूट जाता था। तो इस तरह की पांडुलिपियों में बहुत सी त्रुटियां रहती थी, जिसके लिए लेखक अपने क्षमा प्रार्थना के लिए भी लिखा करते थे। तो उसमें जब हम पांडुलिपि देखते हैं, तो पांडुलिपियों में आदि में जैसे निर्विघ्न समाप्ति के लिए श्री गणेशाय नमः, विघ्न हर्त्रे नमः, इस तरह से लिख करके आरंभ करते हैं। कोई श्लोक मंगल श्लोक भी लिखते हैं, जिससे कि हमारा ग्रंथ पूर्ण हो इस दृष्टि से। तो ऐसे ही अंत में वो लेखक लोग प्रार्थना करते थे, लिखते थे कि भाई हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो उनको क्षमा करने के लिए। तो अंत में जो कोलोफोन होता था, पुष्पिका में लिखते थे, यादृशम पुस्तकम दृष्टम तादृशम लिखितम मया, यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषो न दीयते। कि जैसा हमने देखा, कि यादृशम पुस्तकम दृष्टम, जैसे हमने पुस्तक देखी, तादृशम लिखितम मया, वैसे ही हमने उसको लिख दिया। यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषो न दीयते, चाहे वो अशुद्ध हो या शुद्ध हो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जैसा उसमें लिखा था हमने लिखा है। तो ये लेखकों का लिखना होता था। ऐसे ही और भी है, भग्न पृष्ठ कटी ग्रीवा स्तब्ध दृष्टि रधो मुख कष्टे न लिखितम ग्रंथम यत्ने न परिपालये। तो हमने पांडुलिपि कैसी भी थी, कटी फटी जैसी भी थी, उसको हमने बड़े संभाल करके लिखा है और बड़े ध्यान से लिखा है और बड़े कष्ट से लिखा है। तो आप लोग इसका यत्न से परिपालन कीजिए, मतलब रक्षा कीजिए। तो पांडुलिपियों की रक्षा करने के लिए भी बहुत उसमें विशेष कहा गया है, क्योंकि पहले हमारी सारी धरोहर इन पांडुलिपियों में ही थी। तो पांडुलिपियों के रक्षण के विषय में भी बहुत सी चर्चा की गई है। तो उसमें अंत में इस तरह के भी वाक्य लिखे होते हैं कि उदका नल चौरेभ्य मूर्ख के तथैव च कष्टे न लिखितम शास्त्रम यत्ने न परिपालये। कि उदक माने जल से, अनल माने आग से, इन पांडुलिपियों को जल से, आग से, और चौरेभ्य चोरों से, मूर्ख के और मूर्ख व्यक्तियों से भी बचाइए, क्योंकि हमने बड़े कष्ट से लिखा है, इसको नष्ट न होने पाए, तो इसके लिए प्रयास करने का निवेदन किया गया है। तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। तो ऐसे ही तैल से रक्षा करे, जल से रक्षा करे, और शिथिल बंधनात् माने ढीले बंधन से। अब पहले जो हमारी पांडुलिपियां होती थी वो खुले पत्रों में होती थी, तो उसको हम कपड़े से लपेट करके बांध करके रखते थे। तो उसको ऐसे इकसार करके, बिल्कुल समान करके, और कपड़े में उसको अच्छी तरह से बांधना चाहिए, जिससे एक भी पत्र बाहर को न निकले, क्योंकि जो भी पत्र बाहर रहेगा तो वो मुड़ जाएगा और मुड़ करके टूट जाएगा। तो इसलिए शिथिल बंधनात्, कभी भी शिथिल बंधन न रखे, ढीला न रखे, उसको कड़ा बांध करके रखे।
अब तो पुस्तकें जिल्दबंद ही आने लगी, लेकिन पहले जिल्द नहीं होती थी, तो इस तरह से बांध करके रखते थे। और मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम, ऐसा पुस्तक कहती है कि किसी मूर्ख के हाथ में भी नहीं दिया जाए, जिससे वो उसको नष्ट कर दे। तो अदृष्ट दोषात स्मृति विभ्रमाद्वा यदर्थहीनम लिखितम मयात्र तत्सर्वमार्यै परिशोधनीयम कोपो न कार्य खलु लेखकायः। तो मैंने अदृष्ट दोष से और स्मृति के विभ्रम से बिना देखे भी कुछ भी गलत लिखा हो, किसी भी तरह से अर्थहीन लिखा हो, या जैसे भी कोई भी गलती हुई हो मेरे से, तो उस सब को आप लोग संशोधन कर लीजिएगा, पर क्रोध न करिएगा मेरे ऊपर, लेखक के ऊपर कोई क्रोध नहीं करिएगा। तो इस तरह से पांडुलिपियों की रक्षा के लिए भी ये उनमें लिखा गया है, क्योंकि पांडुलिपियां हमारी बहुत सी पांडुलिपियां बड़े बड़े विद्वानों के घरों में थी, लेकिन उनके यहाँ उनके संतान जो हैं वो नहीं जानती थी कि ये क्या चीज है, तो उनको उन्होंने ऐसे ही जला दिया, जैसे चूल्हे में अग्नि जला करके करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया, जल में प्रवाहित कर दिया कि हमारे किस काम की हैं। तो ये सब नष्ट बहुत पांडुलिपियां हुई, तो उन्हीं के लिए ये सारे रक्षण के लिए कि पांडुलिपियां सुरक्षित रहें, ये सब प्रार्थना की गई है। और ऐसे ही कुछ लोगों ने गला करके उनसे दोबारा कागज बनाया, या कुछ हमारे यहाँ टोकरियां भी बनाते थे लोग। तो इस प्रकार से ये बहुत सी लेखकों की ने अपनी वो शिक्षा का लिखा है। तो इस प्रकार से लिपिकारों के द्वारा पांडुलिपियों में जो लेखन की त्रुटियां और दोष उत्पन्न हो जाते थे, तो उन त्रुटियों को सुधारने के लिए, उनके मूल पाठ को शुद्ध करने के लिए पांडुलिपियों के संपादन का कार्य भी करना होता था। तो पहले जो पुराने समय में पांडुलिपियों के संपादन की प्रक्रिया थी कि जो उनके भाष्य लिखते थे, टीकाएं लिखते थे, तो उस समय ही उनके पाठ का भी शोधन करते जाते थे। तो पुराने परंपरा में पाठ शोधन की प्रक्रिया तत्काल ही हो जाती थी, लेकिन आज की पाठ शोधन की प्रक्रिया एक अलग है, जिसको हम कहते हैं एडिटिंग। पांडुलिपि संपादन माने पांडुलिपि के एडिटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग वगैरह। तो एडिटिंग में आजकल तो अधिकतर प्रूफ रीडिंग वगैरह और सामान्य रूप से कॉपी एडिटिंग का ही कार्य होता है, लेकिन एडिटिंग का अर्थ होता है कि जो पांडुलिपियों में अशुद्ध शब्द हैं, त्रुटियां हैं, उनको बिल्कुल शुद्ध करना। जैसे बहुत से ग्रंथों में हम एक दुर्गा सप्तती का पाठ करते हैं, तो उसमें एक श्लोक है, रोगा न शेषा न पहंसी रुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। तो यहाँ पर रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान संपूर्ण अभीष्टों को सिद्ध करती है। तो इस तरह के विषय में यहाँ रुष्ट शब्द का प्रयोग दिया है देवी के लिए, जबकि रुष्ट शब्द उतना अच्छा नहीं लगता, तो उसको विद्वानों ने फिर शोध करके पुष्णासी कामान, तो कामनाओं को रुष्ट होकर के नहीं किया जा सकता, पुष्णासी माने एक पुष्ट होकर के, सुखी होकर के किया जाता है। तो ऐसे ही उनका संपादन का कार्य करना भी आवश्यक है। तो पांडुलिपियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए हम फिर उनका पाठ शोधन करते हैं, पाठालोचन करते हैं, पाठ का निर्णय करते हैं। तो इन सबको करने के लिए हमें फिर पांडुलिपियों की, बहुत सारी पांडुलिपियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी पांडुलिपियों में हम पाठ का को इकट्ठा करते हैं कि किन किन पांडुलिपियों में क्या क्या पाठ दिया हुआ है। तो उसी पांडुलिपियों के पाठ को हम संग्रह करते हैं, और उनमें जो शुद्ध पाठ होता है उसको हम सही रूप में निर्णय करके फिर नई पुस्तक तैयार करते हैं। तो उसकी भी ये प्रक्रिया को हम एडिटिंग के रूप में देते हैं, जो बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर फिर भी मैं संक्षेप में उसकी केवल चर्चा करता हूँ कि जब हमें पाठ संपादन करना होता है, किसी पांडुलिपि का संपादन करना होता है, तो सबसे पहले हम
पांडुलिपि के पुस्तकालय कहाँ कहाँ हैं उनकी खोज करते हैं। तो तो मैं कुछ पुस्तकालयों की भी चर्चा आपसे करता हूँ कि पांडुलिपियों के पुस्तकालय, जैसे बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सरस्वती भवन पुस्तकालय है, जहाँ लगभग 1.25 लाख पांडुलिपियां हैं और सभी तरह की हैं। वहाँ ताड़पत्र पर भी हैं, पेपर पर भी हैं और भोजपत्र पर भी मिलेंगी और अनेक लिपियों में भी लिखी हुई हैं, जो इस सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ऐसे ही एक गुजरात में है, वहाँ भी लगभग 1 लाख पांडुलिपि हैं, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, पर वो जैनियों का इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ जैन पांडुलिपियां अधिक हैं और अधिकतर देवनागरी और गुजराती वगैरह में लिखी हैं। ऐसे ही भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे में कुछ अच्छे अच्छे पांडुलिपि के संस्थाओं के नाम बता रहा हूँ। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, महाराष्ट्र में। वहाँ भी बहुत पांडुलिपियां हैं, करीब 30-40-50 हजार लगभग पांडुलिपियां होंगी और बहुत प्रकार की हैं। शारदा की भी पांडुलिपियां हैं वहाँ पर। तो और ऐसे ही चेन्नई में गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी है, जो यूनिवर्सिटी में ही है। वहाँ पर भी करीब 30-40 हजार पांडुलिपियां हैं और वहाँ अधिकतर ताड़पत्र की है। दक्षिण में जितनी भी लाइब्रेरियां हैं, तंजौर, महाराजा सरफोजी तंजौर, वहाँ भी अधिकतर ताड़पत्र की हैं और अधिकतर दक्षिण लिपियों में ही लिखी हैं, जिसमें अधिकतर ग्रंथ लिपि में है और तेलुगु में अधिक है। ऐसे ही कांचीपुरम में, त्रिवेंद्रम में यूनिवर्सिटी में ही लाइब्रेरी है और इधर आपके बड़ौदा में है, वाई में है बहुत सारी, और राजस्थान में तो बहुत सारे प्राच्य शोध संस्थान हैं जिनमें पांडुलिपियों का बहुत संग्रह है। बहुत बड़ा कैटलॉग मद्रास यूनिवर्सिटी में बनाया गया, जिसको कैटलॉगस कैटलॉगोरियम कहते हैं। वो लगभग 40-42 भागों में है। उसमें विश्व भर की पांडुलिपियों का वर्णन है। तो उसमें भी हम खोजबीन कर सकते हैं पांडुलिपियों की। और इसके साथ साथ 2003 में एक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का की स्थापना हुई, जिसमें पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया पूरे भारत में। वहां से जहां जहां भी घर घर में भी जाकर के सर्वेक्षण किया गया और जहां जहां भी पांडुलिपि थी उनकी विवरण पत्रिकाएं, डाटा शीट भर भर करके इकट्ठा किया और उनको फिर यहाँ अपने कंप्यूटर में डाल करके और उसको वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो हम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, NMM के नाम से जानते हैं। तो उसकी भी वेबसाइट पर हम खोजबीन करके पांडुलिपि देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ छंदों का भी से भी हमें पता होता है, क्योंकि किसी किसी श्लोक में कोई अक्षर कम हो गया तो हमें पता हो जाता है कि इस छंद के में इतने अक्षर होते हैं, इतनी मात्राएं होती हैं, तो वो कमी है, तो यहाँ कुछ छूट रहा है, कोई कमी है। तो उसको फिर हम उसी आधार पर पद की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से देखते हुए उसमें हम संशोधन करते हैं और इस तरह से हम पाठ शोधन की प्रक्रिया करते हैं, जो कि पाठ संपादन का कार्य होता है। और ठीक है, मैं अब अधिक इस विषय में चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ कि यही पांडुलिपि के शोधन की प्रक्रिया है और पांडुलिपि संपादन की। जब पांडुलिपि शुद्ध हो जाती है तब फिर उसको हम प्रकाशन के लिए देते हैं और छप के तैयार होती है, जो एक क्रिटिकल एडिशन, समीक्षात्मक संस्करण के रूप में प्रस्तुत होती है। तो ये हमारी पांडुलिपि के संपादन की प्रक्रिया रही और आज मैं यही इसको पूर्ण कर रहा हूँ। और तो बहुत आज के इस व्याख्यान, पांडुलिपि विज्ञान के ऊपर जो व्याख्यान हुआ, इसके लिए हम
अथर्व फोरम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस परंपरा को भी जानने के लिए लोगों को ये अवसर दिया कि पांडुलिपि क्या है उसको लोगों के सामने रखा जाए।